अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। अब देखिए, ये जो पहला एमसीक्यू है ये भी ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो आर है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, आई को हम करंट बोलते हैं। इस तरह ये भी फॉर्म आपने पढ़ी है। यहाँ पर जे हमारी करंट डेंसिटी होती है, सिग्मा और सिग्मा हमारा वो करंट पर यूनिट वॉल्यूम और करंट पर यूनिट एरिया होता है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस तरह ये भी हमारी ओम्स लॉ की फॉर्म है। तो मे भी ये फॉर्म जो है ना आप वो पहली दफा देख रहे हो, इसलिए इसको भी आपने याद रख लेना है कि आई इज इक्वल टू जी वी होता है। यहाँ पे जो कैपिटल जी है इसको आप कंडक्टेंस बोलेंगे, और वी हमारा यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो ये आप तीनों जो फॉर्म्स है ओम्स लॉ की आपने याद रखनी है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखिए, जो करंट जब भी वायर में से पास करता है तो डिफरेंट उसके इफेक्ट प्रोड्यूस होती हैं। तो सबसे जो मेजर इफेक्ट है उसको हम बोलते हैं इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट है। अब देखिए, जो भी हम वायर यूज करते हैं तो करंट क्या करता है, उस वायर को हीट अप कर देता है। तो ये काफी एक मतलब मुश्किल है ये हमारा, इसलिए वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। तो यही वजह है कि जब हमारे पास जो पावर स्टेशन होता है वहां से हमारे पास वोल्टेज आता है, करंट हमारे पास नहीं आता। उसकी रीजन ये है कि अगर हम पावर स्टेशन जहां से बिजली प्रोड्यूस होती है वहां से अगर हम वायर्स में करंट भेजें तो हमें क्या वो फिर क्या होगा कि जब अब देखिए जो पावर स्टेशन वो काफी दूर होते हैं। जो आपने मेन जो जहां पे बिजली पहुंचानी है और जहां पे बिजली बनती है, इन दोनों के में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए, अगर आप वायर्स में करंट भेजना शुरू कर दें पावर स्टेशन से, वो जो वायर आप निकालते हैं, तो फिर क्या होगा कि करंट क्या प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इससे क्या होगा कि हमारी जो वायर्स है वो गर्म हो जाएंगी, क्योंकि इन तार ने बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर जिस तरह फिर क्या होगा, हमारी जो तारें हैं वो खराब हो जाएंगी, वो मेल्ट कर जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास आता है वो पावर स्टेशन, हम क्या करते हैं, वोल्टेज को हम वो बेचते हैं। तो जब हमारे जो ट्रांसफार्मर, हमारा जो मोहल्ला होता है उसमें जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वहां पे लगे होते हैं। पावर स्टेशन में क्या करता है, स्टेप अप वोल्टेज होता है, तो वो क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो ये आपने देखा है कि अगर आप वोल्टेज को कब बढ़ाएंगे तो जो करंट उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस हमारे पास होता है वी ओवर आई होता है हमारे पास है। तो अब देखिए, अगर हमने वी को बढ़ाना है तो आई हमारा क्या हो जाएगा, कम होगा। ये नहीं हो सकता कि आप वोल्टेज को भी बढ़ाएं और करंट को भी बढ़ाएं। आप एट ए टाइम एक ही चीज को बढ़ा सकते हैं, या आप वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या आप करंट को बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए, यहां से हमने करंट हमने भेजना नहीं है, तो क्योंकि करंट क्या प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। लिहाजा हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हाई वोल्टेज को वो भेज देते हैं। यही वजह है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज जो आता है, और उसके ऊपर, और आप जानते हैं जहां पे वोल्टेज होगा वहां पे करंट होगा। तो शुरू में हम क्या करते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं और करंट की वैल्यू को कम कर देते हैं। तो जब हमारा मोहल्ला आता है तो वहां पे जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पर हमारे मोहल्ले में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि उस वो जो वोल्टेज आया होता है उसको क्या कर देता है, उसको कम कर देता है। क्योंकि हमारे घरों में, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगी हुई हैं वो ज्यादा करंट को यूज नहीं करते, वो कम वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं। और आपने अगर वो जिसके पास है ना, जहां पे डिजिटल वोल्ट लगा होता है वहां पे आपने देखा होगा कि 220 जो वोल्टेज आता है, ये वैल्यू आती है 220 वोल्टेज। अब इस 220 जो वोल्टेज है ये हमारा कौन सा वोल्टेज होता है, ये हमारा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है। ये हमारे घरों में आता है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस वोल्टेज को कम करता है, करंट को बढ़ा देता है, और वो करंट फिर क्या था, हमारे घरों में आता है। तो हमारे घरों में फिर जो, अब जैसे हमारी फ्रिज होगी वो ज्यादा करंट यूज करेगी। तो अगर हमारा देखिए कैसा अप्लायंस है जो ज्यादा करंट को यूज करना चाहता है, तो या उसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए होते हैं, तो फिर वहां पे क्या कहता है, वहां पर आप वो स्टेबलाइजर लगाते हैं। स्टेबलाइजर का काम क्या होता है, स्टेबलाइजर का यही काम होता है कि करंट को वो मतलब है वो मेंटेन करना, जितनी अप्लायंस की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो वोल्टेज है वो पैदा करना। तो अब ऐसे अप्लायंसेज जिनको कम करंट की जरूरत होती है वहां पे वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए शुरू में क्या है,
जहां से पावर स्टेशन से जहां पर आता है तो वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। यानी कि जहां हमारा अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। जब हमारे घर आ जाते हैं तो घरों में क्या फिर आ जाता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाता है। तो यहां तक क्लियर है? आवाज आ रही है कि आवाज नहीं आ रही? अफशीन, फारूक, सलीम, सादिया, यसरा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आपका। सर वॉइस क्लियर है। चलें ठीक है, कंसेप्ट भी क्लियर है कि पावर स्टेशन से हमारे पास अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। जब हमारे घर आ जाता है तो फिर हमारा जितना वोल्टेज होगा उस हिसाब से हमारा करंट भी होगा। तो आपने मालूम करना है कि करंट कितना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारा फार्मूला है, ये इसको हम कहते हैं जॉल्स हीटिंग इफेक्ट। इसमें जो एच है वो हमारी हीट होती है। आइए देखिए, अब देखिए जो हीटिंग इफेक्ट है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आर हमारी रेजिस्टेंस होती है, टी हमारा क्या होता है, टाइम होता है कि कितने टाइम के लिए करंट वायर में से पास कर रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट आप जानते हैं कि करंट, क्योंकि जहां पर करंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अगर आप करंट कैरिंग वायर के अराउंड आप कंपास लेके जाएं तो कंपास की जो सुई है वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, जो इंडिकेट कर रही होती है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस में यूज होता है, ट्रांसफार्मर में, गैल्वानोमीटर में एंड मोटर्स में। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन में ये एमसीक्यू आ सकता है। केमिकल इफेक्ट किस में यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। कि अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि जैसे हमारा वो जो एक हमारे पास अंगूठी है, वहां पे हमने क्या करना, हमने उसके ऊपर गोल्ड की है वो हमने ले चढ़ानी है। तो वो फिर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। कि एक किसी भी मेटल पे, किसी भी सरफेस के आप कोई लेयर चढ़ा रहे किसी मेटल की, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जिससे आप कहते हैं सोने का पानी भी आप सम टाइम बोलते हैं। एमसीक्यू हमारे पास, इफ एरिया ऑफ द वायर बिकम डबल एंड रेजिस्टेंस बिकम हाफ व्हाट वुड इफेक्ट टू रेजिस्टिविटी। अब देखिए यहां पर रेजिस्टिविटी का पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? FAST फास्ट। आपका नाम क्या है, आप बता रहे एमसीक्यू का आंसर? अफशीन आप चैट भी बता दो। इन पे डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी, तो सर ये क्यों अनचेंज हो। क्यों नहीं डिपेंड करेगी? जवाब आपका ठीक सर है। रो इज इक्वल टू आर। जवाब ठीक है, रीजन बताएं कि रेजिस्टिविटी एरिया पे डिपेंड क्यों नहीं कर रही। सर इक्वेशन के मुताबिक तो करती है, रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। रो इज इक्वल टू, रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। इसके मुताबिक करेंगे वही आपका आंसर है वो सेम आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इफ एरिया ऑफ द वायर बिकम डबल, एरिया को आप डबल कर रहे हैं तो 2 ऊपर आ गया, और लेंथ को आप क्या कर रहे हैं, एंड रेजिस्टेंस बिकम हाफ, तो रेजिस्टेंस को ऑफ कर रहे हैं तो 2 से कट गया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तब देखिए जो रेजिस्टिविटी होती है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये एक हमारे पास कॉपर की वायर है, एक बहुत बड़ी, ठीक है। इसके लिए जो रो की वैल्यू होगी वही वैल्यू छोटी कॉपर की वायर की भी होगी। यानी कि छोटी वायर कॉपर की वायर और बड़ी कॉपर की वायर दोनों के लिए जो रो की वैल्यू वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसी तरह अगर ये हमारे कॉपर्स की वायर हो गई, इस तरह एक आप ले ले आयरन के वायर या सिल्वर के वायर ले लें। अब देखिए सिल्वर की वायर की जो रो की वैल्यू है वो इस रो से क्या होगी, डिफरेंट होगी। कॉपर के रो की वैल्यू वो और होगी, और
जो सिल्वर हमारा उसके रो की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन अगर ये छोटा सिल्वर का पीस है, ये इससे बड़ा है, हर सिल्वर के पीस के लिए रो की वैल्यू फिक्स होगी। यानी कि एक मटेरियल के लिए रो की वैल्यू फिक्स होती है, जब दूसरे मटेरियल पे जाते हैं तब रो की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियर है? रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो ये एरिया लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जो मटेरियल किन एलिमेंट से मिलकर बना उन पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। तो अगर आप एरिया बढ़ा दें या एरिया कम कर दें, चाहे आप छोटा सा पीस ले लें, तो इसके अंदर जो एटम्स की कंपोजिशन है या एक बड़ा जो एलिमेंट, बड़ा जो पीस है, दोनों के अंदर एटम्स की कंपोजिशन में तब्दीली तो नहीं आएगी। जो कंपोजिशन आइटम्स की यहां पर है वही कंपोजिशन आइटम्स की यहां पर होगी। तो लिहाजा रेजिस्टिविटी साइज पे डिपेंड नहीं करती। द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्ट जी सर इसके फॉर्मूले से तो हम यही गैस करते हैं ना, वैसे तो ठीक है आपकी वो बात समझ आ गई कि रेजिस्टिविटी डिपेंडेंट नहीं है एरिया पे, रेजिस्टेंस पे, लेंथ पे, तो ये मटेरियल डिपेंडेंट है। लेकिन फॉर्मूला से फिर हम कैसे इसको इमेजिन करेंगे, फॉर्मूला तो इसका ये है जो हमारे सामने है। तो फॉर्मूले से भी रो की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है ना। आपने क्या किया, एरिया को डबल किया ना, तो 2a कर दिया, और रेजिस्टेंस को आपने हाफ कर दिया, तो 2 से कट नहीं जाता, वापस आपका आंसर क्या आएगा, RA/L आ जाएगा। तो फार्मूले के लिहाज से भी आपके रो में कोई तब्दीली नहीं आ रही। क्लियर है? ये जो फार्मूला है बेसिकली ये रेजिस्टेंस का है, जो हम पढ़ते हैं ना, R = ρL/A। तो यहां से अगर आपने आयरन है, मतलब आप जानना चाहते हैं कि जी ये जो कॉपर की वायर है इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है, तो फिर ये फार्मूला आप यूज करेंगे। आपको एक कॉपर की लेंथ दी जाएगी, एरिया दिया जाएगा और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बताई जाएगी, तो वहां से आप रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन चेंज नहीं होगी रेजिस्टिविटी, चेंज वो तभी होगी जब आपका जो मटेरियल वो चेंज होगा। आप जो मर्जी लेंथ ले ले, जो मर्जी एरिया ले ले, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हर एक के लिए सेम होगी। तो जितना आप एरिया को बढ़ाएंगे लेंथ उतनी है उस हिसाब से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि एरिया अगर बढ़ाएंगे तो लेंथ कम हो जाएगी, तो आपका जो आंसर हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्लियर है यसरा? यस सर। सर ये नेचर ऑफ द मटेरियल जो हम कहते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में, तो नेचर ऑफ द मटेरियल से मतलब क्या, नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, इसकी बात होती है कंपोजिशन ऑफ क्या? द एटम्स, एटम्स किस तरह अपने ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं, किन एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, उस चीज पे डिपेंड करती है कि जो एक मटेरियल है, जैसे कॉपर है, एक कॉपर की वायर है, तो कॉपर की वायर जरा कॉपर के एलिमेंट से मिलकर बनी होगी, तो उसमें जो कॉपर के एलिमेंट्स है वो किस तरह उन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। तो क्योंकि जो अरेंजमेंट होती है ना एलिमेंट्स की, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे वो डिसाइड करती है। जैसे आपने वो हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री में अगर आपको याद हो कि हमारे पास सेम फार्मूलाज होते हैं, लेकिन जो एटम्स की जो कंपोजिशन स्ट्रक्चर फार्मूला उनका डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। उस डिफरेंट होने की वजह से वो फिर क्या हो जाती हैं, जैसे आपने पॉलीमराइजेशन में भी पढ़ा होगा, प्लास्टिक्स में भी, कि सिर्फ जब आप स्ट्रक्चर चेंज होती है तो फिर क्या होता है, एटम की जो प्रॉपर्टी है वो मटेरियल की वो चेंज हो जाती है। द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इज, तो RC का प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ, नहीं सॉरी, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी को हम किससे, वो रो से करते हैं। और कंडक्टिविटी, ये दोनों के एक दूसरे से क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। कंडक्टिविटी आई थिंक कि वो मुझे सिग्मा साइकिल डिनोट करते हैं। तो ये दूसरे के, इनका प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, अगर कंडक्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। If two resistors are connected in series and a third resistor is inclined in series, the power dissipation will be, तो अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है कि if two resistors are connected in series and a third resistor is included in series, the power dissipation will be, तो सीरीज में हमारे पास क्या होता है,
रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। हाँ जी, तो द पावर डेसिपेशन विल बी, तो आपने जितने आप नंबर ऑफ रजिस्टर बढ़ाएंगे तो जो पावर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब वही क्वेश्चन, इफ टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड थर्ड रजिस्टर इज इंक्लूडेड इन पैरेलल, द पावर डेसिपेशन विल इंक्रीज। क्योंकि हमने क्या किया, यहां पर हमने नंबर ऑफ रजिस्टर्स को बढ़ा दिया है पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है, अगर आप नंबर ऑफ रजिस्टर बढ़ाएंगे तो फिर आपकी आपकी पावर डेसिपेशन वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ये यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा, ये हमारे पास होता है आई स्क्वेयर ओवर आर, ये फॉर्मूला लगेगा कि अगर आप उसकी वो बढ़ा रहे हैं वो रेजिस्टर, तो पावर डेसिपेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर, तो ये वही फार्मूला है। अब देखिए, अगर हमारे पास दो रजिस्टर हैं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का लगा हुआ है और दोनों रजिस्टर की वैल्यू डिफरेंट है, तो दो रजिस्टर के लिए आपने हमेशा ये फार्मूला यूज करते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, तो ये बड़ा फेमस फार्मूला है। करंट डिवाइडर रूल इन पैरेलल सर्किट, क्योंकि पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज हमारे पास सेम होता है, तो करंट ने डिवाइड होना है। तो अगर आपने क्या करना है, फॉर टू रजिस्टर्स, अगर आपने R1 रजिस्टर के अराउंड आपने देखना है कि करंट कितना आ रहा है, तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे। अगर आपने R2 के अक्रॉस आपने करंट वो चेक करना है, तो फिर आप ऊपर क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। तो अगर हमारे पास 3 रजिस्टर आ जाए, तो यहां पर अगर हमारा आपने पहले रजिस्टर में आपने करंट चेक करना है ना, तो ऊपर आपने क्या लिखना है, R2 R3। अगर यहाँ पे हमारे पास 4 रजिस्टर आ जाए, फिर क्या होगा, R2 R3 R4। आपने सेकंड यानी जिसके अराउंड आपने चेक करना है ना, उसको आपने ऊपर नहीं लिखना, बस ये फार्मूला है। तो सीरीज में हमारे पास क्या होता है, सीरीज में हमारे पास करंट सेम होता है, तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है उसने चेंज होना है। तो वोल्टेज में आप देख लें कि अगर आपने R1 कैपेसिटी के अराउंड वोल्टेज चेक करना है, तो ऊपर भी R1 आएगा। अगर R2 के क्रॉस चेक करना है, तो ऊपर भी R2 आएगा। तो करंट का डिफरेंट है, करंट में ये है कि जिसके अराउंड चेक करना है उसको आपने गायब कर देना है। तो जो पोटेंशियल डिवाइडर वहां पे यही है कि जिसके अराउंड आपने चेक करना है उसको आपने ऊपर लिखना है। तो एक को आप याद रखना, दूसरा उसका उल्टा है। और ये दोनों फार्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट डिवाइडर रोल और पोटेंशियल डिवाइडर रोल। पब्लिक सर्विस कमीशन में से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत दफा पूछे गए हैं, तो उससे आपने अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सेम वही, अगर हमारे पास 3 रजिस्टर्स आ जाएं, तो V1 के लिए हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा, वी यानी कि आप देखिए करंट में हमारे पास क्या हुआ था, जब हमने रजिस्टर को बढ़ा दिया था, तो ऊपर हमारा क्या हुआ, हमने क्या कर दिया था, R2 R3 कर दिया था। तो ये हमने क्यों किया था, क्योंकि जो हमारा मेन रजिस्टर है उसको हमने लिखा ही नहीं था, जो हमारे दूसरे रजिस्टर थे उसको हमने लिखा था। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, हमने R2 R3 कर दिया था। तो लेकिन यहाँ पर आप वही देखें कि जब आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, तो चूंकि यहाँ पर हम अपना मेन रजिस्टर ले रहे हैं, तो फिर इसलिए यहाँ पर R2 R3 करने की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है वो मेन जो मेन रजिस्टर वो हमने इंक्लूड कर रहे हैं। करंट में हम मेन रजिस्टर को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो इसलिए सभी रजिस्टर को फिर हमने वो फार्मूले में लिखा था। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम मेन रजिस्टर को इंक्लूड करना है, तो लिहाजा फिर अगर आप जितने मर्जी आप रजिस्टर ले, ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, नीचे चेंज आएगा। और करंट में क्या हुआ था, करंट में ऊपर भी चेंज आया और नीचे भी चेंज आया। कि शुरू में R1 प्लस R2 था, तो R1 R2 R2 R3 R1 R3, यानी कि पेज की फॉर्म में आपने इनको लिख दिया। क्लियर है ये फार्मूलाज। और ये जो की पार्ट, ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन आया, ये भी बहुत दफा आया हुआ है कि फवार स्ट्रेच्ड, ये अगर आपके पास लफ्ज आ जाता है ना क्वेश्चन में स्ट्रेच्ड, तो फिर आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, n स्क्वेयर R का। ठीक है,
अगर आपके पास आज एक कट वाला फार्मूला, इफ अ वायर इज कट इनटू टू या एन इक्वल पार्ट्स, तो एक आपका एलएफएस कट आ जाए, फिर दूसरा आ जाए इक्वल पार्ट, फिर आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, आर डिवाइडेड बाय एन आपने यूज करना है। लेकिन अगर आपका स्ट्रेच का फार्मूला आ जाए, फिर आपने क्या यूज करना है, एन स्क्वायर आर का फार्मूला आपने यूज करना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, और पैरेलल में हमारे पास इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर हमारे पास सेम रेजिस्टर हो तो फिर हम ये फार्मूला यूज करते हैं, जैसे आपने वो कैपेसिटर्स के फॉर्म में सारे वो फार्मूलाज पढ़े थे, तो सेम वो फार्मूला आपने यहां पर भी पढ़ने हैं। तो अब देखिए जो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, पावर डेसिपेशन का आई स्क्वेयर आर का, ये आर टू यहां पर नहीं आता, यहां पर आता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपने, क्योंकि वो सीरीज में हमारे पास करंट कांस्टेंट होता है, तो फिर आपने क्या फार्मूला लगाना है, आई स्क्वेयर आर का, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के में आपने क्या लगाना है, बी स्क्वेयर ओवर आर का। मेथड ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू टू कलर कोडेड, तो ये आपको मतलब है प्रैक्टिस करने की, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा ना करें। जैसे आपने कि ये वैल्यूज याद कर ले, गोल्ड की, सिल्वर की, और ये कुछ और वैल्यू लिखी है, ये याद कर लें, टॉलरेंस से बोलते हैं। बाकी ये हमारे पास है बीबी रॉय, बीबी रॉय द ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन। तो ये आप अपने बच्चों को वोकल अकॉर्डिंग वाला फार्मूला भी आप याद करवाती हैं, तो वही फिर आपने याद रखना। यहाँ पे 20 से मुराद वो ब्लैक है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ये आपने यूज नहीं करना, ग्रीन, और बी का ब्लू होगा, बी पे ग्रेट ब्रिटेन, आगे कुछ और भी आता है। तो जैसे आप वही मतलब आप याद कर ले तो एनफ है, यानी कि इसमें आप ज्यादा वो ना जाएं। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, आगे डब्ल्यू का आता है, आई थिंक इसका वेरी गुड, आगे डब्ल्यू का मुझे याद नहीं आ रहा। वेरी गुड वाइफ। अच्छा, वेरी गुड वाइफ, ठीक हो गया। तो ये बस आप याद है, बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, बस ये आप उसको याद रख लें। कार्बन रेजिस्टर आर मोस्ट कॉमन इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये आप कैंप से क्यों आ सकता है कि कौन सा हमारे पास कॉमन होता है। तो रजिस्टर्स आर फिक्स्ड वैल्यूज बट हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, यानी कि इनकी वैल्यूज टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के इनवर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन केस ऑफ मेटल्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इसलिए जो इंसुलेटर्स होती हैं और जो सेमीकंडक्टर्स होती हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो मेटल्स होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज एक्सप्रेस्ड है, कंडक्टर का यूनिट मोह भी होता है, सीमन भी होता है, ये सिंबल भी होती है, तो तीनों है इसके। The temperature coefficient of resistance of a material is expressed as, तो ये रेजिस्टेंस की टर्म में है और ये रेजिस्टिविटी की टर्म्स में, तो दोनों फार्मूलाज आपने करने हैं, दोनों आपको सेम रिजल्ट देंगे। ये डिपेंड करता है आपके न्यूमेरिकल पे कि वहां पर आपको रेजिस्टेंस दी हुई है, रेजिस्टिविटी दी हुई है। कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड अपॉन, अब देखिए जो कंडक्टिविटी है ये किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, फिजिकल कंडीशन पे, डायमेंशन, यानी सब पे डिपेंड करती है कंडक्टिविटी हमारी। तो सेम हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पर कंडक्टिविटी है ना, सेम यहाँ पर रेजिस्टिविटी भी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, फिजिकल कंडीशन पे और डायमेंशंस पे।
क्योंकि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी ये मतलब है इनके वो नेचर सेम है, वो सेम नेचर की इस सेंस में है कि डिपेंडेंस की नेचर की सेम है उस सेंस में। द रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर बिकम्स 8 टाइम्स, तो लेंथ इज डबल्ड, लेंथ इज ट्रिपल्ड, लेंथ इज डबल एंड रेडियस इज हाफ्ड, लेंथ इज हाफ्ड एंड रेडियस इज डबल। तो आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक वायर को आपने 8 टाइम्स करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ को डबल करना पड़ेगा, लेंथ को ट्रिपल करना पड़ेगा, लेंथ को डबल और रेडियस को हाफ, या लेंथ को हाफ या रेडियस को डबल करना पड़ेगा। तो अब देखें यहां पर अगर आप लेंथ को डबल करते हैं तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि अगर आप लेंथ को डबल करते हैं ना तो आपको फिर उसका जो एरिया को आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ का, वो मतलब 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो यहां पे फिर हमारे पास क्या बन जाता है फार्मूला, तो रेडियस को आपको हाफ करना पड़ेगा, हाफ का 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये फॉर्मूला आप इस टर्म्स में लिख लें, रो एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। आपने लेंथ को डबल किया तो फिर उसका जो वो रेडियस आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो इसका ये फार्मूला, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। तो ये इसकी डिफरेंट फार्मूलाज हैं, रो एल ओवर ए, रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर, 4 रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। तो ये सारे फार्मूला अगर आपका रट्टा स्ट्रॉन्ग है तो आप सारे फार्मूलाज को आप याद कर लें। अगर आपका रट्टा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप वो आपको फार्मूलाज ड्राइव करने पड़ेंगे। डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे और टेम्परेचर पे, नॉट ऑन डायमेंशन पे, ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। तो यहां पर इसी तरह ये जो ना कंडक्टिविटी, यहां पर जो हमने पीछे एमसीक्यू किया था, इस एमसीक्यू में फिर मिस्टेक है, क्योंकि ये तो नहीं ना हो सकता कि कंडक्टिविटी वो डायमेंशन पे डिपेंड करे, क्योंकि जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की वो सेम मतलब होगी। तो इसका फिर यही आंसर होगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, इसका डी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड कर रही है तो कंडक्टिविटी भी नेचर पे डिपेंड करेगी। जो कंडक्टेंस है और जो रेजिस्टेंस है वो इन चीजों पे डिपेंड करती है, एरिया पे, वो लेंथ पे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये 1/रो है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L/रो ए। तो ये इसके तीनों यूनिट है, मोह मीटर, मोह पर मीटर, सीमेन पर मीटर। टेम्परेचर कोफिशिएंट, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। ये कोई क्वेश्चन है? सर ओहम है या मोहम? कंडक्टिविटी का मोह है, MHO। मोह। हाँ जी, यानी ओहम को उल्ट कर दिया है। ये यूनिट लिखने का तरीका है कि अगर आपका जो यूनिट होता है ना ओहम, तो कनेक्टिविटी क्या होती है, वो रेजिस्टिविटी का उल्ट होती है ना। उल्ट लिखे, पहले आप M लिखें, फिर आप H लिखें, फिर आप O लिखें। ऊपर वाला यूनिट है ये रेजिस्टिविटी का और नीचे वाला कंडक्टिविटी का, क्योंकि उल्टा है तो हमने स्पेलिंग को उल्ट करके लिख दिया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अल्फा के यानी कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट और इसका यूनिट क्या होता है, पर केल्विन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऊपर भी रेजिस्टेंस है, नीचे भी रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस आपस में कट हो जाती है, पीछे क्या बचता है, टाइम। और ये सॉरी टेम्परेचर बचता है, टी हमारा टेम्परेचर है,
तो फिर हमारा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट क्या बन जाता है, पर केल्विन। और ये जो भी आपको आंसर देगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर आपने लेना वो केल्विन में लेना, डिग्री सी में आपने नहीं लेना। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और 12 इनका पॉजिटिव होगा। सेमीकंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टिविटी वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये लास्ट है वो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, तो वो आपने लास्ट लेक्चर आपने देख लेना है। If resistivity of the conductor is relatively larger, then it is a poor conductor। क्योंकि अगर आपकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो फिर आपका वो क्या होगा, हमारा वो पुअर कंडक्टर होगा। किरचॉफ्स रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पहला लॉ क्या करता है, सम ऑफ ऑल द करंट, वो क्या होता है, उसका अलजेब्रिक सम 0 होता है। और ये लॉ हमें ये भी बताता है कि जो करंट है वो हमारे वेक्टर्स नहीं होते, हमारे स्केलर्स होती हैं फॉर स्मॉलर बुक्स। और जब आप बड़ी बुक्स में जाते हैं तो फिर हमारा करंट क्या बन जाता है, हमारा टेंसर बन जाता है। तो ये भी आपको आज मैंने आपको लेक्चर सेंड किया है, तो या आई थिंक मैंने वो वीडियो हमारी वो डाउनलोड नहीं हुई, तो उसमें मैंने ये डिटेल से बताया हुआ है कि जो हमारा करंट है वो हमारा स्केलर कैसे है, वेक्टर क्यों नहीं है। तो वो लेक्चर वीडियो का लिंक वो या तो मैंने आपको सेंड कर दिया आज, तो अगर मैं वो नहीं किया तो फिर मैं सुबह आपको कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें मैंने डिटेल से ये डिस्कस किया हुआ है। फॉर ओपन सर्किट, अब देखिए जब हमारा सर्किट ओपन होता है तो तब हमारी जो ईएमएफ होती है ओपन सर्किट के लिए, तो ये फार्मूला नहीं है। हाँ जी सही है। अब देखिए जब हमारा सर्किट ओपन होता है तो तब हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज और हमारी ईएमएफ ही हमारी इक्वल होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो करंट होता है वो उस वक्त पास नहीं कर होता, तो ये करंट हमारा 0 हो जाता है, लिहाजा हमारा जो ईएमएफ होता है वही हमारा टर्मिनल वोल्टेज भी होता है फॉर ओपन सर्किट। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ईएमएफ क्या होता है, द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू द चार्ज कैरियर derived from the conversion of chemical energy into electrical energy inside the cell। तो ये जो सारा फिनोमेना हो रहा है ये कहां पर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर हो रहा है, सर्किट के अंदर ये नहीं होता। तो यानी कि सेल के अंदर जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है तो चार्ज कैरियर को वो मतलब मूव करवाने के लिए, तो वो उस एनर्जी को आप क्या कहते हैं, उस वर्क डन को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहते हैं। यानी कि नाम में फोर्स है लेकिन ये इन रियलिटी फोर्स नहीं होती। तो सेम वही फार्मूला इसका क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनसाइड द सेल। और इंटरनल रेजिस्टेंस, अब देखिए बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर। ये जो स्मॉल आर ये किसको शो कर रहा है, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को। और आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, कोई बहुत ज्यादा हाई वैल्यू इसकी नहीं होती। स्मॉलर इज द टर्मिनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, बेटर इट विल बी अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो यानी कि इसकी वैल्यू वैसे इतने वो मतलब है कम होती है। तो अगर आप टर्मिनल रेजिस्टेंस यानी कैपिटल आर को अगर आप कम कर देंगे रेजिस्टेंस, तो फिर आपको करंट वो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। आपको जो वर्क डन वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, वो गुड सोर्स होगा। क्योंकि जितनी आपको रेजिस्टेंस मिलेगी उतना आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। अब देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस, जब हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है तब हमारा जो रोल है वो शुरू हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का। द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट, अ यूनिट चार्ज पासिंग थ्रू द सर्किट। अब देखिए यहां पर सर्किट की बात हो रही है, और जब ईएमएफ था तो वहां पर किसकी बात हुई है, सेल की बात हुई है। तो यानी कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ एग्जिस्ट करता है, और सर्किट के अंदर क्या होता है, हमारा वही ईएमएफ जो सेल के अंदर था वो ईएमएफ किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हो जाता है। अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज डेसिपेटेड इनटू द सेल एंड रेस्ट ऑफ एनर्जी इज डेसिपेटेड इनटू द एक्सटर्नल सर्किट। इंटरनल सर्किट में ईएमएफ और एक्सटर्नल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ईएमएफ इज अ सोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इट्स इफेक्ट। क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कहां से निकला है, वो ईएमएफ ही से निकला। यानी कि जब हमारा सर्किट क्लोज होता है तो ईएमएफ किस में कन्वर्ट हो जाता है,
पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आपका सर्किट आपका ओपन होता है तो तब ये पोटेंशियल डिफरेंस वो खत्म हो जाता है और सारे के सारा क्या आ जाता है, ईएमएफ वापस आ जाता है। ईएमएफ इज प्रेजेंट व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट बट पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। तो जब आपका सर्किट बंद होगा, मतलब ओपन सर्किट होगा, कोई करंट ड्राइव नहीं हो रहा, तब आपके जो सारे के सारा वहां पर क्या होगा, ईएमएफ तब आपका मौजूद होगा और तब आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। टर्मिनल वोल्टेज या सर वोल्टेज एक बिटवीन, क्वेश्चन है, जी एक क्वेश्चन पूछना था। ये देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इफेक्ट है ना हाँ जी, ईएमएफ का, ईएमएफ सोर्स की वजह से, तो ये क्या अपोज करेगा पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ को? नहीं क्योंकि नहीं, ये लेंथ ये का जो नहीं है जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किस वजह से आ रहा है, ये कहां से निकला, सोर्स का मतलब सोर्स क्या की होता है, वजह मंबा यहां से निकल रहा है। तो जी, अगर ईएमएफ नहीं होगा पोटेंशियल ईएमएफ डिफरेंस भी की नहीं वजह से ही होगा। पोटेंशियल, जी तो ये कोज और जो जो कोज और इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं एक दूसरे को अपोज तो करते हैं ना अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ। नहीं नहीं, वो दूसरी चीज है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ओके। वो भी हम पढ़ेंगे कि वो अपोज एक दूसरे के क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, उसको वेरीफाई कर दें। अगर वो एक दूसरे को अपोज ना करें, फिर हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो एनर्जी है वो फेल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जितना सोर्स होगा, यानी कि जितना आपका ईएमएफ ज्यादा होगा, उतनी आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि सोर्स का मतलब है कि अब यहां से निकल रहा है। अगर आपका सोर्स छोटा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। अगर आपका सोर्स बड़ा होगा, जैसे सन आपका बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वहां से आपको ज्यादा एनर्जी मिल रही है, बल्ब आपके छोटे सोर्स ऑफ एनर्जी है, वहां पे आपको कम एनर्जी मिल रही है। क्लियर है? जी जी। तो सेकंड सेशन में फिर हम यहां से स्टार्ट करेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गया है। तो फिर सेकंड सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बस 30-40 सेकंड रह गए हैं। सर ये सेमीकंडक्टर में हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन ये भी इनिशियली ना, फिर जब मजीद अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो फिर वो कोलिजन ज्यादा हो जाएगी, तो फिर बाद में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। हाँ जी, ऐसा ही है ये।